Hello and welcome back to my YouTube channel. As you might have already guessed, this is our lecture 3 in our 100-day lecture series for complete course for physics for NEET 2025. Okay, आज का हमारा टॉपिक जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर आपने पिछली क्लासेस लगाई हैं तो यू माइट ऑलरेडी नो कि हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें हमने काइनेमेटिक्स में यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी किया था। सेकंड लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म मोशन पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था एंड वी अंडरस्टूड कि हमें सब समझा कि किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, किस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, सो उसी लेक्चर सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इन पूरे लेक्चर्स को लगाने के लिए आपको सिर्फ एक रेफरेंस बुक चाहिए और पेंसिल साथ में चाहिए, जिससे आप उस रेफरेंस बुक में कुछ पॉइंट्स लिख सको जो अगर जस्ट इन केस आपको ना पता हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और बाकी का जहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, वहां पे आपको वो चीजें टिक करते चले जाना है एंड यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस नीट एग्जामिनेशन। ओके, सो आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे एंड आई होप आपको पसंद आए होंगे। सो लेक्चर शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हमें देखना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि इस पूरे लेक्चर में हम सीखेंगे क्या क्या। देखिए, पहली चीज हम पढ़ेंगे इसमें एक्सेलरेटेड मोशन, और एक्सेलरेटेड मोशन में हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होती है और एक्सेलरेशन के टाइप्स क्या है, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होती है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, और इनके फॉर्मूलाज किस तरह से होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के जो फॉर्मूलाज है फॉर स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन को समझेंगे, पोजीशन टाइम रिलेशन को समझेंगे एंड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशंस को समझेंगे। ठीक है, ग्राफ समझेंगे एक्सेलरेटेड मोशन के, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफिकल क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ को समझेंगे। हम देखेंगे ग्राफ्स को प्लॉट कैसे किया जाता है और क्लास को पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, फाइनली हम पढ़ेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड की nth सेकंड में बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कितना होता है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा होता है, उसमें प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। एंड फाइनली हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। ओके, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को करेंगे। और मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, ये चैप्टर जो है ये आपकी नींव रखेगा। दिस चैप्टर विल ले द फाउंडेशन फॉर किसके लिए, फॉर टू डायमेंशंस के लिए। तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले एक्सेलरेटेड मोशन से, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती क्या है। ठीक है, अब देखिए, पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, जब हमने यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट जो है कॉन्टिन्यूअस स्पीड से मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी वेलोसिटी। अब देखिए, अब आपको आपने वहां पे ये भी पढ़ा था कि वेलोसिटी कैसी वैल्यू है, वेलोसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यानी कि अगर वेलोसिटी के साथ क्या एसोसिएटेड है, उसका मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड है, मैग्नीट्यूड उसका एसोसिएटेड है प्लस डायरेक्शन एसोसिएटेड है, प्लस डायरेक्शन एसोसिएटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं क्या करूंगा, ये दोनों चीज का एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये है कि जब ये वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए तो मुझे क्या करना है, या तो मैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज करूं या मैं उसकी डायरेक्शन चेंज करूं या मैं दोनों को चेंज कर दूं। अगर मैं ये तीनों में से कुछ भी एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में ना रह के अब वो क्या है, उसकी वेलोसिटी डिसकंटीन्यूअस हो रही है। यानी कि अब बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करें, उसकी डायरेक्शन चेंज करें, या मैं दोनों को ही चेंज कर दूं तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ना मूव करके एक कॉन्टिन्यूअस एक एक्सेलरेशन मोशन में जा चुकी है। तो यानी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस व्हेन मैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज करूं। ऑप्शन ए हो सकता है, बी डायरेक्शन हो सकता है, सी बोथ हो सकता है, या नन हो सकता है। तो यानी कि समझना पड़ेगा आपको, आप दोनों को चेंज करेंगे, ये ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। तो आप ऑल ऑफ द अबव के केसेस में भी इसमें समझिए, ऑल ऑफ द अबव इनमें से कुछ भी आप करें तो आपकी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर ये सिचुएशन आपके पास जा रही है तो आप कौन सी मोशन में पहुंच चुके हो, तो आप पहुंच चुके हो अपनी नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने का मतलब क्या है, तो आप हमें समझ गए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है वो मोशन जहां पे वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स।
और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जाने का कॉज क्या हो सकता है, या तो उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करके वेलोसिटी की वैल्यू हर सेकंड में चेंज हो रही है, या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करे कि हर डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर टाइम हर सेकंड पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, या दोनों चेंज हो रहे हैं। समझ पा रहे हो? अब इसको एग्जांपल के उस पे भी हम समझ लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए लेट अस से कि पहले किसी मैग्नीट्यूड चेंज कर लें, जैसे कि आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं एक बस में, बस की वेलोसिटी पहले थी 5 मीटर पर सेकंड, ये थी कब, फर्स्ट सेकंड में। मगर जैसे ही आप सेकंड उसके बाद उसकी वेलोसिटी होगी लेट जैसे 20 मीटर्स पर सेकंड, ये होगी इन 4 सेकंड्स में। तो यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे उसका डायरेक्शन चाहे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है बट वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ गई, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल, ठीक है, हो गया मैग्नीट्यूड का चेंज। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन के लिए आप सर्कल का एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए सर्कल में क्या होता है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज करती है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज करती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए? और जब दोनों चेंज कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एक जिगजैग रोड पे जा रहे हैं जहां पे आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो ये एग्जांपल होगा फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हैं किसके बारे में, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज काइंड ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जो हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो कैसी हो सकती है, वो आप एक्सेलरेशन जो आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हो सकती है वो आपकी कैसी हो सकती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो सकती है। कैसी हो सकती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो सकती है, या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो सकती है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रही है एक सेट पैटर्न में, वो चेंज कर रही है एक सेट पैटर्न में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब सेट पैटर्न में होने का मतलब क्या है कि हर सेकंड में जो वेलोसिटी का चेंज है वो कांस्टेंट है। कि अगर लेट जस्ट से कि अगर आप सॉरी लेट जस्ट से इसके नॉन यूनिफॉर्म एक्सटेंडेड मोशन होती है कि एक सेट पैटर्न में वेलोसिटी चेंज करिए। फॉर एग्जांपल लेट जस्ट से आप यहाँ पे क्या करते हो, आप एक टाइम फ्रेम बनाते हो, ठीक है, ये आपका टाइम फ्रेम है, ये रहा 1 सेकंड, ये रहा 2 सेकंड, 3 4 5 6 7 7 सेकंड्स आपके दिए। तो यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड मोशन का होने का मतलब ये है थ्रू आउट उस पे एक्सेलरेशन कितना रहेगा, थ्रू आउट उस पे एक्सेलरेशन कितना रहेगा, जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में भी 2 मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो यानी कि वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट रहेगा, और किस तरह से चेंज करेगा वो हम आगे देखेंगे। ये होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये है कि जहाँ पे वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट नहीं है, एक कॉन्टिन्यू आप हर टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। फिर इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि लेट जैसे ये रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ क्या रिटार्डेशन होगा, लेट जैसे अब उसकी होगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगेन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो वेलोसिटी का चेंज क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ चेंज कर रही है। तो ये आपकी हो जाती है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो हमारे पास है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है आप उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है आपके पास एक्सेलरेशन। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब एक्सेलरेशन को समझेंगे। देखिए एक्सेलरेशन की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसको हम डिफाइन करते हैं एज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। क्या है जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उस टाइम फ्रेम में, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन में जाकर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, वरना अगर नेगेटिव में अगर आपके एक्सेलरेशन है तो उसको रिटार्डेशन वर्ड यूज करते हैं। जब एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव हो जाती है, खासकर जब आप ब्रेक्स लगाते हो, जब आप ब्रेक्स लगाते हो तो गाड़ी धीरे धीरे स्लो होती है, अगर आप इमीडिएटली ब्रेक लगाओ तो इमीडिएटली रुक जाएगी, तो एक्सेलरेशन हो जाती है, उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें अब आपके एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन को आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, तीन के चार हिस्सों में बेसिकली आप डिवाइड कर सकते हो। एक होती है आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको ये सब चीजें पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है, प्लस यहाँ से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आराम से बन सकता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास हो सकती है वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन।
इसके बाद आप क्या सोच सकती है, एवरेज एक्सेलरेशन, एंड फाइनली आपके पास जा सकती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, जस्ट अ मिनट, फाइनली आपके पास जा सकती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझ के बात को, देखिए अब हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर वेरिएबल, फिर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जब एक्सेल यूनिफॉर्म, हम क्या कहेंगे, बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रही है, वो हम तब कहेंगे जब उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है बाय इक्वल टाइम, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। याद रखिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। समझ पा रहे बात को, इस चीज को दिमाग में बिठा के रखिएगा, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म in equal intervals of time, in equal intervals of time। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। समझिए तब आपकी वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। बस इसमें टाइम क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए। टाइम इंटरवल कितना मर्जी छोटा हो, चाहे वो मिली सेकंड्स का ही टाइम इंटरवल हो, उसमें अगर वेलोसिटी का चेंज जो है वो आपका कैसा है, यूनिफॉर्म है, उसमें अगर वेलोसिटी का चेंज क्या है आपका यूनिफॉर्म है, तो आपके पास क्या होगा, उसमें अगर वेलोसिटी का चेंज अगर आपका यूनिफॉर्म है तो आपके पास क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपके पास होगी, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे किसमें, वेरिएबल एक्सेलरेशन में। नेक्स्ट है आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होती है, जब आपकी वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज नहीं कर रही है, या हम बोल सकते हैं वेलोसिटी जो है अनइक्वल अमाउंट से चेंज कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। याद रखिएगा वर्ड्स को, change in velocity is not uniform in equal intervals of time, change of velocity is not uniform, velocity is not uniform in equal intervals of time। तो उसे क्या बोलते हो आप, उसे आप फिर क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो वेरिएबल एक्सेलरेशन। आई होप इतनी सी चीजें आपके लिए क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद हम जाने वाले हैं किसमें, एवरेज एक्सेलरेशन। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, असर्शन एंड रीजन भी एवरेज एक्सेलरेशन से बहुत अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, एवरेज एक्सेलरेशन ये आपके लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप ये चीज को आप अच्छे से समझेंगे, इससे हर तरह का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको डिफाइन किया जाता है, देखिए इसके पहले सबसे डेफिनेशन को समझिए, डिफाइन इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, एज, इसको डिफाइन किया जाता है एज टोटल चेंज, इसको डिफाइन किया जाता है टोटल चेंज in velocity of an object, total change in the velocity of an object during the motion, the total time taken, during the motion over total time taken। देखिए इस डेफिनेशन को पढ़ के ना मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि यार अब टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, नहीं, बट एक्चुअली में जो टोटल टाइम की बात कर रहा है वो उस इंटरवल्स की बात कर रहा है कि उस इंटरवल के जैसे मैं बोलूं 2 से 4 सेकंड के बीच में कितना टाइम पास किया, 2 सेकंड पास किया, टाइम टोटल टाइम कितना होगा, 2 सेकंड हो जाएगा। बट वही अगर 2 से 6 बोलेगा तो 4 इंटरवल हो जाएंगे, तो मतलब 4 सेकंड आपका टोटल टाइम हो जाएगा। और याद रखिए क्योंकि एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके साथ हमेशा डायरेक्शन को एसोसिएशन आपको करना पड़ेगा। तो जैसे कि है एवरेज, अगर हम निकालें एवरेज एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया जैसे टोटल change in velocity over total time taken,
ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब इसको समझिएगा। ठीक है, इसको यूज कैसे किया जाता है आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, लेट जस्ट से कि यहाँ पे आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ से हम इसको समझेंगे। ठीक है, ग्राफ के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम एवरेज एक्सेलरेशन को निकालते कैसे और एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। ओके, सो लेट जस्ट से कि हमने यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट किया, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा है वीटी कर्व, ये हमारा क्या है वीटी कर्व है, v इस तरफ को है, t कर्व यहाँ पे। देखिए आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि v और t कर्व की जो स्लोप होती है वो आपको एक्सेलरेशन देती है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे जब ग्राफ को स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए आप इसको माइंड में रख लीजिए, ये समझ के चलिए कि आपको पता है कि स्लोप जो होती है वीटी कर्व की वो आपको क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। ठीक है, अब देखिए अब आपको ये पता है कि ये ग्राफ बनेगा कब, ये ग्राफ तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। कैसे है, उसकी एक्सेलरेशन वेरिएबल है, यानी कि अब देखिए अगर अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता तो हर पॉइंट पे क्या होता, एक स्ट्रेट लाइन बनाता। बट एक्चुअली इसको देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्यों मूव कर रहा है, देखिए क्योंकि लेट्स जस्ट से, क्योंकि हमें पता है स्लोप ऑफ अ कर्व क्या दे रहा है आपको, स्लोप ऑफ अ कर्व क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देती है यहाँ पे वीटी कर्व। तो देखिए हर पॉइंट पे अगर हम देखें, लेट्स जस्ट से कि हम इस पॉइंट पे प्लॉट करते हैं, इस पॉइंट पे देखें, तो इस पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी की वैल्यू है ये। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ गई। इस पॉइंट पे देखो तो वेलोसिटी और भी ज्यादा होगी, वेलोसिटी और भी ज्यादा होगी। यानी कि अगर मैं इक्वल इंटरवल्स मानूं, लेट जस्ट से इसको मैं बोलता हूं t1 t2 t3 है, और सच दैट t1 माइनस t2 इज इक्वल टू t2 माइनस t3 है, ये इंटरवल सेम है। तो सेम इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज डिफरेंट है। यहाँ पे चेंज कितना है, सेम इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज यहाँ पे कितना है, वो इतना है, और यहाँ पे कितना है, वो इतना है। तो डिफरेंट चेंज है, डिफरेंट चेंज होने की वजह से ये कैसा वेरिएबल एक्सेलरेशन है आपके पास, ये क्या है आपके पास, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके थ्रू हम ग्राफ को समझेंगे। ग्राफ में जब हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन किस तरह से काम करती है और एवरेज एक्सेलरेशन को निकाला किस तरह से जाता है। ठीक है, तो लेट जस्ट इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो इंटरवल्स लेंगे t1 एंड t2 को हम चूज करेंगे। किसको चूज करेंगे, t1 एंड t2 को हम चूज करेंगे। ठीक है, लेट जस्ट से कि हमने दो इंटरवल्स दिए, एक टाइम दिया हमने यहाँ पे t1 और एक ही टाइम हमने लिया यहाँ पे t2, t1 एंड t2। ठीक है, ये t1 है, ये आपके पास t2 है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इस चीज को समझ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना दिक्कत हो जाएगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, डेफिनेशन क्या बोलती है एवरेज एक्सेलरेशन की, टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम टेकन। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम टेकन, और एज्यूम कर लीजिए ये एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, ये है पॉइंट ए, यही है पॉइंट बी, और पॉइंट ए पे वेलोसिटी कितनी है आपकी, जैसे v1, और वहां पे हम लेके चलते हैं, ये है आपके पास डेल्टा टी चेंज इन द वेलोसिटी। ये है पॉइंट ए की वेलोसिटी जो हम ले ली v1, और पॉइंट बी पे हमने वेलोसिटी ले ली v2। तो एवरेज वेलोसिटी को हमने किस तरह से लिखेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी कितना है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर ओवर t2 माइनस t1। ये है एवरेज वेलोसिटी, और यही एवरेज वेलोसिटी क्या है, स्लोप है। यही एवरेज वेलोसिटी क्या है आपकी, स्लोप है। इसको आप लिख सकते हो एज डेल्टा v ओवर डेल्टा t, और यही चीज आपकी क्या है, स्लोप है। यही चीज क्या है, स्लोप है आपकी। ठीक है, तो यानी कि याद रखिएगा, अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन में यही कंफ्यूजन होता है, और यही से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा जो चीज अभी मैं कहने वाला हूँ। ठीक है, इससे ये मतलब हुआ कि अगर मैं वीटी कर्व में दो पॉइंट्स को जोड़ दूं, जैसे मैंने वीटी कर्व में यहाँ पे एक पॉइंट को इसको जोड़ा और एक पॉइंट मैंने इसको जोड़ा, यानी कि अगर मैं वीटी कर्व में दो पॉइंट्स को जोड़ दूं और उन दो पॉइंट्स को जोड़ने के बाद अगर मैं स्लोप निकालूं, अगर उन दो पॉइंट्स को जोड़ने के बाद अगर मैं जो स्लोप निकालूंगा वो मेरे पास क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन होगा। आफ्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, आफ्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इफ वी टेक द स्लोप इन अ वीटी कर्व, तो वो आपको क्या देती है, एवरेज एक्सेलरेशन देती है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन स्लोप ऑफ वीटी कर्व।
देखिए यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आपके पास देखिए पहले पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी और कई केसेस में जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब आपकी स्लोप क्या है? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? आपकी जो स्लोप जो है ऊपर की तरफ जानी चाहिए, ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है। नेगेटिव कब होगी? जब स्लोप आपकी क्या है? नेगेटिव है, यानी कि आपकी स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए। ठीक है। और ये जीरो कब होगा? तो यहां से हम देख सकते हैं ये जीरो तब होगा जब v2 माइनस v1 क्या होगा? जीरो होगा। यानी कि जब v2 इज इक्वल टू v1 होगा तब ये जीरो हो जाएगा। यानी कि जब बॉडी क्या होगी? सेम वेलोसिटी से मूव करिए। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। इसकी सपोज कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, t1 t2 दोनों पे वेलोसिटी कितनी है? v1। t1 और t2 के बीच में तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v माइनस v ओवर t2 माइनस t1 इज इक्वल टू जीरो। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे एवरेज वेलोसिटी के लिए। ठीक है। इसके बाद अब आपके पास आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या चीज आपके पास आती है? इसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझिए। इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है, इसको हम समझने के लिए फिर से ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट कर दे इसको समझने के लिए। ठीक है, ये रहा हमारे पास ग्राफ। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? किसी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है। ठीक है। सपोज कीजिए कि हमें वेलोसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? तो यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी स्लोप होती है, मगर होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। समझिए बात को। ठीक है। तो यानी कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्लोप, सॉरी ये थोड़ा टच होके जाना चाहिए यहाँ से, ये इस तरह से। ठीक है। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब ये क्या है? कर्व का टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्लोप। किसका स्लोप है? इज अ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम कर्व, ऑफ द वेलोसिटी टाइम कर्व। ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीटी कर्व है, यानी कि जो वीटी कर्व बनाया है उसके उस पॉइंट पे, जैसे आपको टाइम टी इस पॉइंट पे निकालनी थी और यहाँ पे टाइम है t1 पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो t1 पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उसकी स्लोप निकालोगे। ठीक है, वेलोसिटी टाइम कर्व एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको आप बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। अब इसको ना एवरेज वेलोसिटी से भी रिलेट किया जा सकता है। देखिए एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या थी? v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। ये आपकी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी थी। इसको आप लिख सकते हो एज डेल्टा v ओवर डेल्टा t। इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि लेट जस्ट से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है आपकी, उसको हम डिनोट करते हैं a वेक्टर से। a वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा v ओवर डेल्टा t। ये पेपर में आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है। which among the following clearly gives a फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ये। अब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है? इसको समझने के लिए आप यहाँ चलिए। देखिए आपको यहाँ पे क्या है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है जो है टाइम t1। तो t1 करने के लिए हम क्या करेंगे? इस टाइम इंटरवल को छोटा करते चले जाएंगे, इस टाइम इंटरवल को छोटा करते चले जाएंगे, तब तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है। डेल्टा टी टेंड्स को होने का जीरो का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट जहाँ पे t2 और t1 बराबर हो जाएंगे तभी डेल्टा टी जीरो होगा। तो यानी कि हम इसको छोटा करते चले जाएंगे, छोटा करते चलेंगे, छोटा करते जाएंगे। तो जब हम उसको छोटा करते चलेंगे, इस इंटरवल को हम छोटा करते चलेंगे, हम इस ग्राफ को छोटा 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 करते चलेंगे, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर t2 जो होगा t1 के बराबर हो जाएगा
वो सिचुएशन है। तो वह उस जब वो सिचुएशन बनेगी तो ये दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पे आ जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, एक टेंजेंट मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, एक टेंजेंट मिल जाएगा। और वही चीज हम यहाँ कह रहे हैं। समझ पा रहे बात को? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की एक और डेफिनेशन है जो आप, मैं चाहता हूँ लिख लें, क्योंकि ये पेपर में पूछी जा सकती है चीजें कि आपको जो इमेजिनेशन आपकी सोच के जाते हैं पेपर में, ये डेफिनेशन कौन ही पूछेगा, तब पेपर में जब चीजें आती है तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो कि इसको बोलने का मतलब क्या है, इसको समझने का मतलब ये है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट को, उसको मतलब ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज, उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इज डिफाइंड एज, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज आल्सो डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग वैल्यू। वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, लिमिटिंग वैल्यू। किसकी लिमिटिंग वैल्यू? ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। किसकी एवरेज एक्सेलरेशन की लिमिटिंग वैल्यू है, किसकी, एवरेज एक्सेलरेशन इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल, इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल अराउंड एनी गिवन इंस्टेंट। समझ पा रहे बात को? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह, पेपर में क्वेश्चन अगर देख रहे हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल। इन्हें वो बोल देगा इन अ लार्ज इंटरवल, उसको वर्ड ही तो चेंज करना है। वो बोल देगा कि एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, नहीं। या फिर वो बोल देगा कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ किसकी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये सही है कि गलत है? गलत है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल। समझ पा रहे बात को? तो इसको मैथमेटिकली हम आगे और रिफाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। वो कैसे कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं एज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको हम लिख सकते हैं एज सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये कुछ न्यूमेरिकल्स में चीजें यूज होती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी न्यूमेरिकल्स में चीजें यूज होती हैं, उस टाइम पे आपको याद नहीं आता। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं हम उसको समझेंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें वेक्टर्स भी लगाने पड़ेंगे, जस्ट अ मिनट, क्योंकि ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट होती है। एक्स यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन क्या है, बात करेंगे। आई होप ये बातें क्लियर होगी। ठीक है, अब आप आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है जहां पे फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम डेरिवाइव नहीं करेंगे फॉर्मूलाज, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा वहां पे, क्योंकि ये डेरिवेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो डेरिवेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवाऊंगा। फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली accelerated motion along a straight line, along a straight line। ये आपका भी का टॉपिक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अभी। फॉर्मूलाज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए हमें पता है फॉर्मूलाज के बारे में। पहला फॉर्मूला हम करेंगे वो है आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वो क्या है आपका, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, बट मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, इसलिए मुझे फॉर्मूला डिराइव करना पड़ रहा है, तो जस्ट होल्ड विद मी, बेयर विद मी, ओके। तो कैसे करेंगे हम इस चीज को, देखिए हम इसको समझते हैं कि ये रहा आपके पास एक गिवन है, ये रहा पॉइंट ओ आपका, पॉइंट ए ले लेंगे, ये पॉइंट बी ले लेंगे आप। ठीक है, सो ये है आपका पॉइंट ओ, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू T1, t is equal to T2, हम इस पॉइंट को ले लेंगे। We will assume that this distance is your x1 and we will assume that this distance is your x2। ये बात सबको क्लियर होगी? ठीक है,
और साथ में हम ये भी एज्यूम करेंगे कि एट t इज इक्वल टू t1 v इज इक्वल टू v1 है, एंड एट t इज इक्वल टू t2 v इज इक्वल टू v2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये चीजें हमने समझ ली थी कि अब आपको क्या पता है कि एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं, ये आपका डायग्राम है। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं कैसे। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू चेंज। देखिए सब चीज फॉर्मूलाज में है, डेफिनेशंस में है, तो डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम, टोटल टाइम। हम स्टडी कर रहे हैं इंटरवल ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। तो दिस implies a is equal to v2 minus v1 over t2 minus t1। this implies v2 minus v1 is equal to a t2 minus t1। क्लियर होगी बात। और अब देखिए आपकी डेफिनेशंस क्या होती है। v2 is equal to v1 प्लस a t2 माइनस t1। ये है आपका रिजल्ट। जो एक्चुअल वेलोसिटी टाइम रिलेशन है आपका ये है आपका एक्चुअल वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब हमने जो रिलेशन याद किया, हम रिलेशन याद किया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वो हमने कैसे बनाया, उसमें हम क्या करते हैं कि हम ये ज्यूम करते हैं कि v इज इक्वल टू यू है, t इज इक्वल टू जीरो पे। हम क्या एज्यूम करेंगे कि v1 एज्यूमिंग v1 इज इक्वल टू u एट t1 इज इक्वल टू जीरो, एंड v2 इज इक्वल टू v एट t2 इज इक्वल टू t। आपका रिलेशन चेंज हो जाता है, तब आपका रिलेशन निकल के आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपका एक्चुअल रिलेशन क्या है ये, बट आपके पास बन क्या जाता है रिलेशन वो, क्योंकि हम उसको इस तरह से बना लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपको दो टाइम्स गिवन हो कि t1 पे वेलोसिटी इतनी है, t2 पे वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी। समझ पा रहे हो बात को। तो एक्चुअल रिलेशन है ये। आपको टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे नहीं दी है, आप बोल रहा है कि टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स पे वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, t इज इक्वल टू 8 सेकंड्स पे वेलोसिटी है इतनी, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो रिलेशन होता है ये वाला, ये है आपका एक्चुअल रिलेशन। ठीक है, ये है आपका एक्चुअल रिलेशन, ये उसकी मॉडिफिकेशन है जो हम याद करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस टी। ठीक है, आपको दोनों रिलेशंस पता होने चाहिए, अगर आपको एक भी पता आप कर सकते हो, बट चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है पोजीशन टाइम रिलेशन। इसके बाद आपके पास क्या आता है, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, ये आपका था पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन हम सबको पता है क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी डेफिनेशन मैं नहीं कर रहा, बट मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। आपको रिलेशन पता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या हुआ था, एक बच्चा मेरे पास आया कि सर मेरा आंसर नहीं आ रहा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो s है यहाँ पे, ये जो s है, ये s सिंपल s नहीं होता, ये जो s होता है यहाँ पे, ये जो s होता है ये बराबर होता है x माइनस एक्स नॉट के। किसके बराबर होता है, x माइनस एक्स नॉट के। ठीक है, और ये जो t होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है t2 माइनस t1 के होल स्क्वायर के बराबर। क्लियर हुई बात। और ये t किसके बराबर होगा, t2 माइनस t1 के बराबर। तो आपको जो एक्चुअल रिलेशन है, आपका जो एक्चुअल रिलेशन है वो क्या बनता है, एक्चुअल रिलेशन होता है आपका x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू, हमने कितना लिया था v1 के बराबर, v1 t2 माइनस t1 प्लस हाफ a t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा, पेपर में पूछेगा which of the following suggests is a correct expression for पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। वो दो ऑप्शन दे देगा, बोथ ऑफ द अबव भी आंसर हो सकता है। तो ये रिलेशन भी, ये जो रिलेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये रिलेशन भी आपका क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप है। पोजीशन टाइम रिलेशनशिप यही नहीं है, ये सिर्फ यही आपका पोजीशन टाइम रिलेशन नहीं है जो आपने इक्वेशन, ये जो इक्वेशन ये भी आपका पोजीशन टाइम रिलेशनशिप है। तो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, पेपर में वो पूछ सकता है आपको। जब तक आप एग्जामिनर के माइंड के फ्रेम में नहीं जाओगे ना, पेपर्स को क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या था, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। पोजीशन
वेलोसिटी रिलेशनशिप, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप की बात करेंगे, ठीक है। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप जो हमें पता है वही चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप जो आपको पता है वो क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हम वैल्यूज को फिर से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्चुअल रिलेशन क्या बनेगा, अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्चुअल रिलेशन क्या बनेगा, एक्चुअल रिलेशन आपका बनेगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर टू a, और s किसके बराबर है आपका x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। क्लियर हो गया। तो ये रिलेशंस भी आपके याद रखिएगा क्योंकि ये रिलेशंस जो होते हैं एक्चुअल फॉर्मेशंस है उनकी, वो दूसरे वाले जो हमने याद किए हैं उसकी डेरिवेशन पार्ट है, ठीक है। ये पेपर में आपसे चीज छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपसे पूछी जा सकती है तो आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कर लिए, तीनों रिलेशंस हमने कर लिए। हमने अपना वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कर लिया, वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी हमने कर लिया, उसको हमने समझ लिया कि क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने पोजीशन टाइम रिलेशनशिप भी हमने कर लिया, साथ में हमने पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप भी हमने कर लिया, ओके। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, अब आते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो टॉपिक क्या है हमारा, वो टॉपिक है हमारा ग्राफ्स। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि ग्राफ्स को बहुत अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। अब हम करने वाले हैं वेलोसिटी को, हम नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं, रुकिए। हम शुरू करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स फॉर एन एक्सीलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स फॉर एन एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए, अगर आपको थोड़ी सी भी मैथ्स की नॉलेज है, मैथमेटिकल फिजिक्स अगर आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग है, वो टॉपिक्स थोड़े लास्ट में करेंगे। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि ये सबसे इजी टॉपिक होता है अगर आपको मैथ्स थोड़ा सा आता है और आपको उसको सॉल्व करना आसान होता है। देखिए, आपको प्लॉट करना है वेलोसिटी टाइम कर्व, प्लॉट करना है वेलोसिटी टाइम कर्व, प्लॉट करना है। देखिए, जब भी आपको ग्राफ्स प्लॉट करने होते हैं आप सिंपल इक्वेशंस को ढूंढते हो। ये चीज मेरी, ये थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं ताकि मैं आपको ये समझा सकूं ग्राफ्स प्लॉट कैसे होते हैं, ठीक है, ताकि ग्राफ्स प्लॉट कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा, बताना सही रहेगा, जस्ट अ मिनट। नहीं, हम डायरेक्टली ग्राफ्स को प्लॉट करना सीखते, रुकिए एक मिनट के लिए, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, थोड़े से ग्राफ्स बना लेते हैं अपने लिए ताकि हम समझ सके उनको जल्दी से जल्दी, ओके। ये ग्राफ ये रहा, क्योंकि हमें बहुत सारे ग्राफ्स को प्लॉट करना है तो हम पहले ही कुछ ग्राफ्स को बना लेते हैं अपने लिए। और एक बात मैं आपको प्लीज बता दूं, इन ग्राफ्स को बहुत ही अच्छे से सीखिएगा क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएंगे पेपर में दिक्कत होगा, आप रिजल्ट्स को एनालाइज नहीं कर पाओगे। और कल जब हम इस चैप्टर पे क्वेश्चंस करेंगे तब हम ग्राफिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ्स को पढ़ा कैसे जाता है, ग्राफ क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू समझना ज्यादा इजी होता है। आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तब हम समझेंगे कि ग्राफ्स को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये सारे के सारे कैसे कर्व्स हैं, वीटी कर्व्स हैं, ये के सारे कैसे हैं, वीटी कर्व्स हैं, ठीक है। अब देखिए, हम हर चीज को समझेंगे, ठीक है। पहला ग्राफ हम बनाएंगे, देखिए पहला ग्राफ हम बनाएंगे किसके लिए, जो हम पहला ग्राफ बनाने वाले हैं वो हम बना रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, वीटी कर्व्स हैं, वीटी कर्व्स हैं, वीटी वी टी वी टी वी टी वी टी वी टी वी टी, ठीक है। अब देखिए, समझिए इस बात को, आप देखिए हमें वीटी कर्व्स को प्लॉट करना है। देखिए, जो पहला कर्व हम प्लॉट करने वाले हैं, जो पहला कर्व हम प्लॉट करेंगे फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन विद जीरो एक्सेलरेशन, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। अब मुझे प्लॉट करना है वीटी कर्व,
ठीक है। अगर मुझे वीटी कर्व प्लॉट करना है, अब हम पहले जीरो एक्सेलरेशन के लिए कर्व प्लॉट करेंगे। ये पहला कर्व है हमारा, ठीक है। तो पहले कर्व को समझिए हम कैसे करते हैं। वीटी कर्व के तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सबसे बेसिक रिलेशन ढूंढेंगे। एक सबसे बेसिक रिलेशन हम ढूंढेंगे कि जहां पे हम वेलोसिटी भी है और टाइम भी है। वो रिलेशन हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वो रिलेशन हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये रिलेशन हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है v और t के बीच में, सच दैट v और t के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। इस तरह से प्लॉट करना है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यानी कि हर पॉइंट उसकी वेलोसिटी सेम होगी। तो एक्सेलरेशन जीरो, तो ए की वैल्यू को जीरो पुट कर दीजिए। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जीरो इंटू टी। तो v इज इक्वल टू यू, यानी कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, v आप u जो भी मान के चलिए, ठीक है। यानी कि हर टाइम पे, चाहे आप, अब देखिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे जीरो एक्सेलरेशन के, अगर आप इस टाइम पे जा रहे हैं तब भी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। अगर आप इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो भी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। अगर आप इस पॉइंट पे हैं तब भी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। तो आपका वीटी कर्व किस तरह से बनेगा, स्ट्रेट लाइन। समझ गए, जीरो एक्सेलरेशन की बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही, स्लोप। अब दूसरी बात, इसको और तरीके से भी समझा जा सकता है। अगर आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है, हमने पढ़ा डीवी बाई डी टी। जीरो एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ए इज इक्वल टू जीरो, डीवी ओवर डी टी होना चाहिए। ये मतलब है इस बात का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी स्लोप कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। स्लोप जीरो होने का मतलब क्या है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पैरेलल लाइन बनेगी। ये रही टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल, आपका ग्राफ बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप सपोज कीजिए, अब आपको बोला है कि आपको एक ग्राफ और प्लॉट करना है। नेक्स्ट ग्राफ हम प्लॉट करना सीखेंगे। नेक्स्ट ग्राफ हमें प्लॉट करना है किसके लिए, जैसे हमें नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करना है फॉर एन ऑब्जेक्ट विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जीरो इनिशियल वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे, वही चीज हम यहाँ करेंगे, ठीक है। फिर से समझेंगे इस चीज को हम, देखिए कैसे करेंगे इस चीज को। जीरो इनिशियल वेलोसिटी के लिए कर्व प्लॉट करना है, देखिए कैसे करेंगे। विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो, हमारी पास गिवन कंडीशंस क्या है, हमारी गिवन कंडीशंस क्या है, गिवन कंडीशंस हमारी ये है कि एक्सेलरेशन हमारी क्या है, पॉजिटिव है, एंड u आपका क्या है, जीरो। u क्या है आपका, जीरो है। तो यानी कि फिर से हम चाहेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू जीरो प्लस एटी, v इज इक्वल टू एटी हो गया, v इज इक्वल टू एटी हो गया। अब हमें पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी इंटरसेप्ट क्या है आपका, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अब हम कंपेयर करेंगे, तो y की जगह पे क्या है v, y की जगह पे क्या है v, और x की जगह पे क्या है t, x की जगह पे क्या है t, और m की जगह पे क्या है a। अब यहां से क्लियर हुआ आपको कि वीटी कर्व की स्लोप आपको क्या कहते हैं, m क्या है आपकी स्लोप। तो m क्या है आपकी स्लोप है, तो m a के बराबर। तो यानी कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन होती है फॉर अ स्ट्रेट लाइन, याद रखिएगा ये मैथमेटिकल इक्वेशन है फॉर अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, दैट मींस वो इक्वेशन आपकी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, वहां पे आपको स्ट्रेट लाइन बनेगी। c क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी हो गया। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, c आपका कितना है, जीरो। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक मिनट रुकिए प्लीज, थोड़ा सा कि थोड़ा अच्छे से ही कर देते हैं, इसको हम बाद में बना लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको हम इसी ग्राफ को बना के देखिए। हमारे पास इक्वेशन क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमारे पास इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। इसको हम लिख सकते हैं at प्लस u, ठीक है। हमारे पास गिवन कंडीशंस क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u इज इक्वल टू जीरो एंड a क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v इज इक्वल टू जीरो प्लस एटी, यानी कि v इज इक्वल टू एटी। देखिए c आपका क्या हुआ, जीरो। अगर आपका इंटरसेप्ट जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ आपका ओरिजिन से शुरू करेगा।
ग्राफ आपका ओरिजिन, अगर सी की वैल्यू 0 है तो वहां से शुरू करेगा, और v इज इक्वल टू ए इंटू टी, तो इसका मतलब m क्या है आपका a के बराबर, यानी कि स्लोप क्या देगी आपको, एक्सेलरेशन देगी। स्लोप आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। और ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ओरिजिन से, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब हुआ ये है आपका vt कर्व इस कंडीशन के लिए, ऑब्जेक्ट विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो इनिशियल वेलोसिटी, ये बनेगा आपका कर्व। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलेंगे, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी इस चीज की, ठीक है, और ये अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, घबराइए मत। अभी तक अगर आपको समझ नहीं आया, इसमें समझने में कुछ दिक्कत हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं, उस पर और अच्छे से समझेंगे। देखिए नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट कंडीशन हम ले लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए थर्ड कंडीशन हम ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन having some initial velocity, having some initial velocity, having some initial velocity। अब देखिए समझिएगा इसको बहुत ध्यान से। देखिए पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह का ग्राफ बनाने को आएगा, तो आपको क्या करना है, पहले समझना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। आपको गिवन है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और आपको बोला है इनिशियल वेलोसिटी भी आपको गिवन है, ठीक है। अब मुझे क्या कहा है, मुझे बनाना है वीटी कर्व, तो मैं सबसे सिंपल इक्वेशन ढूंढूंगा जिसमें वी टी और ए सब आ जाए, क्योंकि मुझे इन तीनों को रिलेट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये सबसे रिलेशन है, क्योंकि मुझे वी टी का प्लॉट करना है, मगर मुझे एक्सीलरेशन पे चाहिए, तो यही इकलौता रिलेशन है जहाँ पे वी टी और ए आ रहा है। एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर में नहीं आता, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए सी में नहीं आता, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में आता है, ठीक है। अगेन इसको अगर मैं कंपेयर करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि मुझे ये पता लग गया कि मुझे क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मेरा आंसर होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मेरा आंसर बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं कंडीशंस को पुट करूं, कंडीशंस को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, तो मुझे ये पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। एक्सेलरेशन भी मेरी पॉजिटिव है, u मेरे को गिवन है, u जीरो नहीं है इस केस में, आप इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो गिवन नहीं, तो आपका ये है, तो y इज इक्वल टू c प्लस mx लिखा जा सकता है। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू u, c इज इक्वल टू u, m इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू t, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे कर्व प्लॉट करना है बिटवीन vt का प्लॉट करना है, एंड y इज इक्वल टू v है, यानी कि अब देखिए, आपका देखिए कर्व प्लस से प्लॉट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि y एक्सिस पे क्या जाएगा, v, और x एक्सिस पे क्या जाएगा, t, v और t। देखिए, और यहाँ पे ऊपर वाले केस में क्या था, c की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, मगर यहाँ पे c की वैल्यू जीरो नहीं है, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, u, यानी कि जो आपका इंटरसेप्ट होता है वो बताता है कि आपका बाय एक्सिस में कितना ऊपर से शुरू होगा या कितना नीचे से शुरू होगा। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप कर्व ऊपर से शुरू करोगे, और अगर c की वैल्यू नेगेटिव है तो आप नीचे से कर्व को, एक्स एक्सिस से नीचे से कर्व को शुरू करोगे। देखिए यहाँ पे c की वैल्यू पॉजिटिव है और u गिवन है, तो u यहाँ कहीं हो सकता है, ये आपका रहा u, ठीक है। और उस बाकी चीजें सेम है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, और टी एक्स एक्सिस के क्रॉस कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये आपका कर्व बन गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जब आप मैथमेटिकल फिजिक्स करेंगे तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, स्ट्रेट लाइन तो फिर यही बनती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट कर्व प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट कर्व है आपका, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, याद रखिएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, हैविंग जीरो इनिशियल velocity, having zero initial velocity। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझिएगा। एक पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ, जिसको अपनी मेमोरी में आपको बैठा के रखना है, वो चीज ये है कि जितनी भी आपकी इक्वेशंस है, जितनी भी आपकी इक्वेशन है,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस एंड बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जितने भी इक्वेशन है, ठीक है, इन चीजों को आपको याद रखना है। इन इक्वेशंस को आप तभी अप्लाई कर सकते हो, याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन ओनली बी अप्लाइड, can only be applied if acceleration is constant और यूनिफॉर्म। अगर वो नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब इस केस में क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। इंक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट नहीं है या यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब वो इक्वेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको कर्व प्लॉट करना है, आपको कर्व प्लॉट करना है वीटी कर्व। अब आपको ये पता है कि वीटी कर्व की स्लोप आपको क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। आपको ये बोल रहा है कि आप शुरुआत कहां से कर रहे हो, जीरो इनिशियल वेलोसिटी से, यानी कि कर्व आपका शुरू होगा यहां से। मगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं मिलेगी, आप खुद सोचिए। आपकी वेलोसिटी हर इंटरवल पे डिफरेंट है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन मान, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, उसके बाद यहाँ कहीं होगा, उसके बाद यहाँ कहीं होगा, उसके बाद यहाँ कहीं होगा। तो आपका कर्व कैसे बनेगा, इस तरह से आपको कर्व मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है तो बात डिफरेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है आपके पास। समझिए बात को, तो ये कर्व आपको इस तरह से बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज को समझेंगे हम, नेक्स्ट ग्राफ को समझते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसी चीज में अगर वो बोलता है सब कुछ सेम होता है, विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हैविंग नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी बोल देता तो आपका कर्व यहाँ से शुरू होता। ठीक है, अगर वो बोलता नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा तो यहाँ से शुरू हो जाता। समझ गए बात को? तो ये चीजें इस तरह से बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ आपका समझेंगे हम। नेक्स्ट ग्राफ आपके लिए है लिख लेते हैं उसको, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव, याद रखिएगा यहाँ पे हम कर रहे हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए फिर वही चीज हम देखेंगे, हमें किस क्या चीज इंपॉर्टेंट गिवन है। आपको गिवन है नेगेटिव, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कर्व कर्व बन गया, देखिए आने की कोशिश करते हैं। ये रहा, ठीक है। अब आपको देखिए, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन है, यानी कि आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको vt का प्लॉट करना है। उसके अलावा कहीं भी ऐसी इक्वेशन है जहां पे vt और a इकट्ठा था, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा। ठीक है, अगेन नेगेटिव, मगर यहाँ पे a की क्या है वैल्यू, नेगेटिव, तो यानी कि इक्वेशन क्या बच जाएगी, y इज इक्वल टू यू माइनस ए ऑफ टी। ये इस या इसी को मैं लिख सकता हूँ v प्लस माइनस ए ऑफ टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि v की वैल्यू जीरो नहीं है, तो यानी कि जो आपकी इक्वेशन बनेगी इस तरह से बनेगी, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू v के बराबर होगा। m आपका किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है, x आपका t है, और कुछ बच रहा है ना, हाँ, सी आपका u है, क्योंकि आप पॉजिटिव एक्सप्रेशन दी है। तो यानी कि आप जब कर्व को शुरुआत करोगे, यानी कि इनिशियली आपका सी जीरो नहीं है, जीरो होता तो ओरिजिन से शुरू करते, सी जीरो नहीं है, मगर पॉजिटिव में u है, पॉजिटिव में u है, तो यानी कि यहाँ से शुरू करोगे। एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या होती है, स्लोप, स्लोप नेगेटिव है, मतलब अब तो बनेगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ को जाएगा, तो यानी कि आपका जो कर्व निकलेगा वो इस तरह से आएगा। क्लियर हुई इतनी सी बात है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट को समझते हैं।
नेक्स्ट केस हम लेके चलते हैं, आप ये एज्यूम कीजिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन किसको रिटार्डेशन भी हम बोल देते हैं, ठीक है, विद नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन है, तो यानी कि आप इक्वेशन यूज करोगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, v इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है नेगेटिव, नेगेटिव u हो जाएगा माइनस a इंटू टी, ये इक्वेशन आपकी बन रही है, प्लस माइनस a, ये इक्वेशन बन रही है। इक्वेशन को फिर से कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो y किसके बराबर है v, m क्या है आपका माइनस a, c क्या है माइनस u, और t क्या है आपका x। तो कर्व प्लॉट करेंगे फिर से इसके लिए, अगर हम इसके लिए कर्व प्लॉट करेंगे तो कैसे बनेगा, अगेन देखिए y एक्सिस पे क्या जाएगा, y एक्सिस पे क्या जाएगा आपका v, v यहाँ है t यहाँ है, मगर इक्वेशन में क्या गिवन है m की वैल्यू क्या स्लोप नेगेटिव है और c माइनस u में, मगर c माइनस u में इंटरसेप्ट आपका कहाँ है नेगेटिव में, तो यानी कि सपोज कीजिए ये है आपका c माइनस u, ये रहा, ये माइनस u रहा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है यानी कि स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप होने का मतलब ये इधर से रहेगा, ये आपका कर्व बन जाएगा, ठीक है, क्लियर हुई बात है इतनी सी, ठीक है। और एक फाइनल केस इसमें हम और कर लेते हैं जहां पे एक्सेलरेशन आपकी क्या है कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, पहला पॉइंट उसमें गिवन है, दूसरा पॉइंट उसमें गिवन है u आपका पॉजिटिव में है, u आपका पॉजिटिव में, इसके लिए कर्व प्लॉट करना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगेन ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हमें कंपेयर करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, v हमें x पे चाहिए, u की वैल्यू आपको पॉजिटिव में गिवन है, एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव है प्लस माइनस और t हो जाएगा, तो यानी कि इंटरसेप्ट यहाँ पे c की वैल्यू ये, एक्सेलरेशन नेगेटिव, ये कर्व बन जाएगा, क्लियर हुई बात है, ठीक है ना। तो ये सारे कर्व्स आपने अच्छे से करने हैं, ये आपको बहुत जरूरी है कर्व्स, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर्व्स पे चलते हैं, इन सारे कर्व्स को एक बार खुद प्लॉट कीजिएगा तब आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, हमारे पास क्या है पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेटेड मोशन, पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। देखिए अब आपको बोल रहा है क्या बनाना है आपको, देखिए अब देखिए फिर से भाई, अब पहले एक बात ये है कि आपको देखना पड़ेगा हमें इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, हमें इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, ठीक है। इक्वेशन हमें यहाँ पे कौन सी यूज करनी है, हमें वो इक्वेशन यूज करनी है जो पोजीशन, जो टाइम और एक्सेलरेशन को लिंक करे। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे आप 5-6 सेकंड रुकिए और सोचिए ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो पोजीशन टाइम और एक्सेलरेशन को लिंक करे, तो वो आपके पास कौन सी होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पोजीशन टाइम एंड एक्सेलरेशन तीनों को लिंक कर रही है, ठीक है। इस इक्वेशन को देखते ही आपको पता लग जाएगा ये पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोला बनेगा, क्योंकि ये इक्वेशन y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर को यानी कि y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगी, तो जो भी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी वो इक्वेशन पैराबोला बनाएगी। इसमें आपको लग रहा होगा फिर ये ut बारे का क्या मतलब है, ut का मतलब ये होता है इंटरसेप्ट कितना ऊपर कितना नीचे से चलेगी इक्वेशन, बस वो मतलब होता है इसका, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में किया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिएगा आपको समझ पाएगा, ठीक है। अब आपको ये बनाना है पोजीशन टाइम ग्राफ, आपको प्लॉट करने हैं पोजीशन, पहला है पोजीशन टाइम कर्व विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो वही चीज है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, को आपने कंपेयर किया, यहाँ पे आपकी पोजीशन है इधर
एज्यूमिंग इनिशियल वेलोसिटी उसके पास है, एज्यूमिंग वो वहां पे जा रहा है, मतलब उसकी पोजीशन t इज इक्वल टू 0 पे, ओरिजिन पे नहीं है, ऊपर है वो, ठीक है। देखिए ना, ये चीज को समझिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है, डिस्टेंस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल हम मान लेते हैं ना यूटी, तो इनिशियल डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर हुई बात इतनी सी। s इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये यूटी क्या है, ये यूटी आपका एक्स नॉट के बराबर आप लिख सकते हैं। तो यानी कि हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ से कहीं से शुरू होगा यूटी, ये आपका है एक्स नॉट आ जाएगा, पोजीशन ले लेंगे, और फिर वही पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलस कैसे बनते हैं, इस तरह से बनते हैं, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा अगर ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन कोई दिक्कत नहीं, मतलब सब कुछ सेम है, उसका इनिशियल वेलोसिटी भी है, सब कुछ है, आपको कर्व प्लॉट करना है इसके लिए, तो वही चीज चलेगी फिर से। अब आपको पता है पोजीशन टाइम कर्व आप प्लॉट कर रहे हैं, पोजीशन यहाँ है, टाइम यहाँ है, अब ये यहाँ ले लेंगे, बट अब प्रॉब्लम क्या है, आपको नेगेटिव एक्सिस पे जाना पड़ेगा, आपको, आपका जो कर्व बनेगा एक्सेलरेशन वाला वो इस तरह से बनेगा, नीचे की तरफ को बनेगा। समझ की बात को। और अगर कहीं बोल देता वो जीरो एक्सेलरेशन है, आप समझिए यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी। फॉर एन ऑब्जेक्ट इन जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन इसका पोजीशन टाइम, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन जीरो होता है, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, s इज इक्वल टू ut रह जाएगा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो क्या हुआ, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो पोजीशन टाइम कर्व इसका कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। पोजीशन टाइम कर्व इसका कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से, पोजीशन टाइम कर्व। यानी कि अगर पोजीशन टाइम कर्व आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे, पोजीशन टाइम कर्व किसी की स्ट्रेट लाइन दिखाई दे, इसका मतलब उसकी एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है, उसकी एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज कहूंगा कि प्लीज एक बार इन ग्राफ्स को बहुत अच्छे से देखिएगा, खुद प्लॉट कीजिएगा हर पॉइंट को। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चाहूंगा कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं पॉइंट्स को रिवाइज करवा दूं। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन ओनली बी अप्लाइड if acceleration is constant। ये वर्ड याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है चीजें, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन नॉट बी अप्लाइड, कैन नॉट बी अप्लाइड टू सर्कुलर मोशन। ये है आपका असर्शन रीजन, ये आपका असर्शन बन सकता है, ये आपका क्या बन सकता है, असर्शन बन सकता है, और उसका रीजन क्या है, ये क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे चेंज होती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है वहां पे। समझ गया बात को। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से आपके सेशन रीजन बहुत अच्छे बनेंगे, ये बात याद रखिएगा मेरी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझनी पड़ेगी। इफ v वेक्टर एंड a वेक्टर आर कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं, जो सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, सेम डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, अगर वो कोलिनियर है और इस तरह से कोलिनियर है, एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, अगर एक ही लाइन पे काम करते हैं
तो हम क्या कहते हैं कि अगर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो उनकी तरफ उनकी ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी सारी वैल्यूज को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, और जो उनकी डायरेक्शन के ऑपोजिट चलते हैं उनको हम नेगेटिव लेके चलते हैं, उनको हम नेगेटिव लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए सिंपल समझ लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपकी मोशन जो है इधर को है, मगर आपकी जो रिटार्डेशन है वो इधर को है, तो आप एक ही वैल्यू, तो अब आप नेगेटिव लेके चलते हो, है तो ये एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, कोलिनियर है, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी इसका एक और एग्जांपल है, जैसे आपने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल को आपने ऊपर फेंका, तो बॉडी तो ऊपर को जा रही है मगर एक्सेलरेशन नीचे को लग रही है, तो हम नेगेटिव एक्सेलरेशन लेके चलेंगे। क्लियर हुई बात को? अगर वो कोलिनियर है तभी ये कॉन्सेप्ट चलेगा। हाँ, अगर वो कोलिनियर नहीं है, अगर वो कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है, तब आपको वेक्टर्स को यूज करना पड़ता है, तो आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर को यूज करना पड़ता है, ठीक है। और ये चीज याद रखिएगा, अगर वो कोलिनियर नहीं है तो जो v की वैल्यू होती है, ये चीज, ये रिजल्ट को आपको याद रखना, तो आपका रिलेशन बन जाता है यू स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2u कॉस थीटा की रेज टू पावर 1/2 एंड tan phi इज इक्वल टू ए टी साइन थीटा ओवर u प्लस ए टी साइन थीटा। ये वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, जो आप वहां पढ़ते हो, ठीक है। और ये इसलिए बन रहा है कि वो कोलिनियर नहीं है, सेम लाइन के क्रॉस एक्ट नहीं कर रहे हैं, तब आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को यूज करते हो, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। ये क्या है आपका फाई, ये है थीटा, ए बी वेक्टर, वी वेक्टर, यू वेक्टर। आई होप आपको ये बात समझ आ गया होगा, बाकी इसको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे जब हम वेक्टर्स को शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आइए, इसके बाद एक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, समझ लेते हैं इसको, ठीक है। समझिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का मतलब क्या है, आप समझिए इस बात को। डिस्टेंस, पहले बात को समझिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स, पहले हम इसको समझते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स। लेट जस्ट से कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपको बताना कि मैंने, मेरी बॉडी जो एक कार है उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर इन 10 सेकंड्स, 10 मीटर इन 10 सेकंड। 10 मीटर इन 10 सेकंड का मतलब ये है कि वो 1 सेकंड से 10 सेकंड तक के बीच में 10 मीटर कवर कर रही है, ये है इस बात का मतलब। अगर वो बोले 10 सेकंड, तो 10 सेकंड का मतलब आपको शुरुआत करनी है 1 सेकंड से, 1 से लेकर 10 के बीच में उसने 10 मीटर कवर की। बट अगर वो बोले nth सेकंड, लेट जैसे वो बोलता है कि उसने 10th सेकंड में 10 मीटर कवर की, उसने 10th सेकंड में, लेट जैसे 10th सेकंड में उसने 5 मीटर कवर की, इसका मतलब ये है कि उसने 9 सेकंड से 10 सेकंड्स के बीच में 5 मीटर कवर किया 10th सेकंड में, यानी कि 10th सेकंड में। समझ के बात को? अगर वो बोले n सेकंड्स, n सेकंड्स का मतलब 1 से लेके n सेकंड्स के बीच में। अगर वो बोले nth सेकंड, n सेकंड मतलब n-1 से n सेकंड के बीच में उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस क्लियर हुआ? समझ, डिफरेंस समझ आया? फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ। लेट जस्ट मैं बोलूं, अ बॉडी इज मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ, ये एग्जांपल है, बॉडी इज मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 10 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि उसने 1 सेकंड से 10 सेकंड्स के बीच में 100 मीटर्स कवर किए। और वहीं पे अगर मैं बोलूं, बॉडी इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 meters in 10th सेकेंड, इसका मतलब ये है कि उसने 9 सेकेंड से 10 सेकेंड्स के बीच में 10 मीटर्स कवर किए। ये मतलब है दोनों बात का। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड ने आपको बोला है nth सेकेंड में, तो उसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 ऑफ 2n-1, 2n-1। ये n क्या होता है? nth सेकंड, जिस nth सेकंड की बात कर रहे हो, a है आपकी एक्सीलरेशन, u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी एंड Sn क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। क्लियर होगी बात को? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए जो आपको पता होना चाहिए। अगेन n क्या है? nth सेकंड, कितने सेकंड में किया, ठीक है।
इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी हम समझ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल velocity of 5 meter per second moves with constant acceleration of 2 meter per second square. ठीक है, for 10 seconds along a straight line. ठीक है, find the distance or rather displacement, इसको displacement लिखो, find the displacement of particle in last 1 second. इन लास्ट 1 second, देखिए आप समझाता हूँ, ले सेकेंड, एंड टोटल डिस्टेंस इन 10 seconds में। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इस बात को क्या कह रहा हूँ। अब पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 seconds, एक मिनट, इसको थोड़ा यहाँ पे कर दो, फॉर t इज इक्वल टू 10 seconds, 10 seconds के लिए बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, फॉर 10 seconds के लिए along a straight line find the displacement। देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने इन द लास्ट सेकंड मतलब nth सेकंड, कौन से सेकंड में निकालनी है, 10th सेकंड में। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है आपको 10th सेकंड में, और साथ में डिस्टेंस भी निकालना है इन 10 सेकंड्स में। तो डिस्टेंस, जब उसने बोला डिस्टेंस निकालना है इन 10 सेकंड्स में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स में, क्या तो आपको निकालना है 1 से लेकर 10 के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर वो बोलता डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड में, तब आपको वही nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, समझ पा रहे हो। तो यानी कि देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आपको गिवन क्या है, u गिवन है आपको 5 मीटर पर सेकंड, a गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t गिवन है आपको 10 सेकंड्स, और आपको निकालना क्या है, टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड कौन सा है, 10th सेकंड। तो 10 सेकंड में क्या s10 निकालना है आपको, और साथ में और क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स। तो दोनों का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है इन 10 सेकंड में, तो आपका फॉर्मूला लगेगा Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 ऑफ 2n माइनस 1। मगर आपको डिस्टेंस निकालना है इन 10 सेकंड, तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा। तो आपका निकलेगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से Sn की वैल्यू कितनी है, 5, एक्सेलरेशन कितनी है, 2 बाय 2, 2 इंटू 10 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एस एन कितना हो जाएगा, 24 मीटर्स, और ये कितना हो जाएगा, 150 मीटर्स। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। एन सेकंड का मतलब उस इंटरवल में कितना किया, और एन सेकंड का मतलब टोटल कितना किया। ठीक है, क्लियर होगी बात है इतनी सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका थोड़ा सा वैसे है, फ्री फॉल के बाद स्टडी करेंगे। ठीक है, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया है, आपने उसको क्या किया है, ड्रॉप किया है, यानी कि आपने उसको रेस्ट से ड्रॉप किया है, यानी कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 0। फ्री फॉल जब भी आपके पास होगा, याद रखिएगा आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब फ्री फॉल वगैरह के जितने भी केसेस होते हैं, इसमें आपको एक बात समझना पड़ेगा, एक्सेलरेशन के आपको कौन सी देखिए, वेक्टर्स की ब्यूटी क्या है, वही चीज जो हमने कल डिस्कस की थी, वेक्टर्स की ब्यूटी ये है कि डायरेक्शन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें दो केसेस बताइए, आप कैसे करते हैं आपको समझिए, आंसर सेम आएगा, बस रिजल्ट को एनालाइज करना आपको आना चाहिए, बस बात वही खत्म हो जाती है, आंसर सेम आएगा।
आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए अगर सपोज कीजिए कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हो, इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर्स काम करेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो लेट्स जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया, ये एक पर्टिकुलर हाइट है, यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो यानी कि u इज इक्वल टू 0 होगा। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, यानी कि जितने भी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेंगे उनको हम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सा एक्ट करेगा, जी एक्ट करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे जी होगी, फ्री फॉल है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो यानी कि आपका क्या बनेगा, आपकी जो इक्वेशंस बनेगी वो बनेगी एस इज इक्वल टू यू जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, यानी कि एस इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, तो यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी ऑफ एस, ये जीरो है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस। ये पहली चीज आ गई। अगर मैं बोलूं कि मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूँ, डाउनवर्ड को मैं क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव ले रहा हूँ, डाउनवर्ड को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, अगर मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि जितने भी वेक्टर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे उनको मैं नेगेटिव लूंगा, बस आपको नेगेटिव साइन को एनालाइज करने आना चाहिए। ठीक है, तो वही चीजें आ जाएगी। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, वी की वैल्यू वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टू जी एस के बराबर हो जाएगा, और v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस जी टी हो जाएगा। नेगेटिव साइन बता रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, बस ये है रिजल्ट, आपको ये बता रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर खत्म करने से पहले ना मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी कहीं ना कहीं, अगर आप थोड़ा क्वेश्चंस को ज्यादा डिटेल में करना शुरू करोगे। ठीक है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हम तीन कर्व्स को कंसीडर करेंगे यहाँ पे, देखिए तीन कर्व्स को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए और ये आपको ग्राफ सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है। ये है आपका एक्स टी कर्व, ये है आपका वी टी कर्व, और ये है एक्सेलरेशन टाइम कर्व। ये थोड़ा सा एडिशनल है, मुझे लगता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप को हम एसोसिएट करेंगे डिवीजन से, स्लोप को एसोसिएट करते हैं हम डिवीजन से, और एरिया जब भी हम बात करते हैं उसको हम एसोसिएट करेंगे मल्टीप्लीकेशन से। ये एरिया अंडर कर्व्स वगैरह के लिए होता है, या जो स्लोप वगैरह निकालते हैं। देखिए स्लोप कैसे करते हैं आप, जैसे डीबी बाई डी टी करते हो, डीएस बाई डी टी करते हो, तो ये स्लोप्स वगैरह होती है। एरिया अंडर कर्व क्या होता है, जो कर्व का एरिया है उसको क्या करेंगे, जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन के साथ एसोसिएट किया जाता है, और स्लोप को हम डिवीजन से एसोसिएट करते हैं। ठीक है, ये बात होगी, आप समझिएगा, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए सपोज कीजिए जो भी आपका पोजीशन टाइम कर्व होगा, एक्स टी कर्व्स होंगे, पोजीशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इसको पोजीशन लिख लेंगे, पोजीशन टाइम कर्व्स होंगे, तो उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, dx बाई dt, तो वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी। वो क्या देगा आपको कि dx बाई dt क्या होता है, v, वेलोसिटी। कभी पेपर में भूल रहा हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक्स टी कर्व का एरिया जो होता है, एरिया होगा यानी कि लेंथ इंटू टाइम। फिजिक्स में लेंथ इंटू टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती, मतलब वैसे कोई आ जाएगी बट उसकी यूजफुलनेस जीरो है, यूजफुलनेस उसकी क्या है, जीरो, ये किसी काम का नहीं होता। यानी कि एक्स टी कर्व का जो एरिया होगा उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, वो आपके काम की चीज नहीं है, वो आपके काम की चीज नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, वीटी कर्व की बात करें, तो वीटी कर्व की स्लोप क्या होती है, डीवी ओवर dt, और डीवी ओवर dt किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। डीवी ओवर dt किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है, यानी कि वीटी कर्व की स्लोप आपको क्या देखिए, एक्सेलरेशन देखिए। और अगर हम इसके एरिया की बात करें, एरिया की बात करें, एरिया अंडर कर्व क्या होगा, v इंटू टी, क्योंकि ये v दे रहा है, ये t दे रहा है। v की यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर ओवर सेकंड, मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो ये चला जाएगा यहाँ से, यानी कि वीटी कर्व का एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देगा जब आप वेलोसिटी को डील कर रहे हो, और डिस्टेंस देगा जब आप स्पीड टाइप का कर्व बना रहे हो। क्लियर होगी बात इतनी सी, आई होप इतनी सी बात आपके क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
एक्सेलरेशन, इसका जो स्लोप होगा dA/dt, ये आपको देता है जर्क की वैल्यू, जर्क या जोल्ट इसको हम बोलते हैं, उसकी वैल्यू, जर्क या जोल्ट की वैल्यू। ये बहुत रेयरली आपसे, ये तो दो तो आपसे पूछे जा सकते हैं, ये बहुत रेयरली होता है, ये रेडिशियम आपको इसलिए बता रहा हूं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जस्ट इन केस कभी पूछ लिया जाए, ठीक है। और एरिया अंडर कभी किसका निकालना, देखिए ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लो 80 कर्व देते हैं और बोले कि बताओ कि डिस्टेंस की वैल्यू, तो एरिया अंडर कर्व की वैल्यू क्या होगी, एरिया अंडर कर्व होगा तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी कि मीटर ओवर सेकंड का स्क्वायर इनटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया यानी कि मीटर पर सेकंड, यानी कि एरिया अंडर 80 कर्व क्या दे रहा है आपको, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। याद रखिएगा इस बात को कि अगर आपको 80 कर्व दिया हो, आप बोले चेंज इन वेलोसिटी का कितना है, तो उसका एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। कल हम इस चैप्टर पे कोशिश करेंगे, आई एज्यूम कि आप इस पूरे लेक्चर को यहाँ तक देखेंगे, ठीक है। और प्लीज अच्छे से देखिएगा, और मैं आपको प्लीज यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे ये पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये पॉइंट मैंने यहाँ से डिस्कस किया, प्लीज इनको स्किप मत किया कीजिए। ये जो मेरे लेक्चर्स है ना, इनको प्लीज स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे ना, आप कहीं ना कोई पॉइंट जरूर मिस कर दोगे। जैसे कि सपोज कीजिए अगर आप स्किप कर लेते, तो जैसे ये पॉइंट मैंने आपको बताया, आगे जैसे ये पॉइंट मैंने आपको बताया, आप स्किप करोगे, आप सीधा ग्राफ देखोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं, आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा। लिखना अलग बात है, देखना अलग बात, सुन के आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। आप चाहे 2x स्पीड पे देखिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट अब मैं चाहता हूँ पूरे के पूरे लेक्चर्स को देखा कीजिए। आप अगर ऐसे स्किप करेंगे तो आपको चीजें समझने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसलिए आपका आज का लेक्चर ये पूरा कवर हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, आज के लेक्चर्स में हमने इन सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया। हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेरिएबल, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस को कवर किया। वेलोसिटी, पोजीशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, वेलोसिटी टाइम, ठीक है, ये भी कवर कर लिया हमने, और ये भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, अब देखिए, अब आपका होमवर्क क्या है, आपने फॉर्मूला नोटबुक बनानी है। फॉर्मूला, ये देखिए अब से आपकी फॉर्मूला नोटबुक आपके बहुत काम आने वाली है। आपको जितने फॉर्मूलाज आपको दिखे, आपको इंपॉर्टेंट लगे ना लगे, आपको लगता है ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने फॉर्मूला उसमें लिखना है, वो आपके नोट्स होंगे। पेपर से पहले वो पढ़ने होते हैं, बुक नहीं पढ़नी होती। आपको सारे फॉर्मूलाज के लिए कॉपी बनानी है, सिर्फ फॉर्मूलाज ही आपने उसमें लिखने हैं और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। एंड आई होप आप मेरी सारी बातें सुन रहे होंगे, एंड आई होप कि आप आगे बढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। डोंट पैनिक, अच्छी स्लीप लीजिए, अच्छे से सोइए, खाइए पिए, अभी बहुत टाइम है, पेपर की तैयारी आराम से हो जाएगी, ठीक है। इसी चीज के साथ गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।